हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ यूपी टेट के ईवीएस के क्वेश्चंस के साथ। और आज हम पर्यावरण से जो संबंधित आज क्वेश्चन करेंगे, वो हालांकि हम डेली 30 करते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 25 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और ये जो सभी क्वेश्चन होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बताया नहीं है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट में। इस तरह से लेते हुए हमने प्रैक्टिस सेट को जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने इन्वॉल्व किए हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और मोटिवेशन से भरे हुए होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे, और अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो DSSB हो या यूपी टेट हो, आप अपने पूरे लगन से लगे हुए होंगे और अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे। और एक बात और, यदि आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं पीबी एजुकेशन चैनल सिस्टम पे, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपको शुरू से अंत तक तैयारी करवाने वाली हूँ। चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो, टीचिंग से रिलेटेड जो भी आपका एग्ज़ाम हो, चाहे वो DSSB हो, KVS हुआ आपका, चाहे CTET हुआ, चाहे आपका यूपी टेट होगा, सब में हम आपके शुरू से लेकर अंत तक साथ देंगे। और जितना भी आपका बेसिक नहीं कंप्लीट होगा या जो भी आपका सब्जेक्ट पीछे होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर वीडियो बना के आपकी तैयारी कंप्लीट करवाऊंगी। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, फलों की कृषि हेतु उपयुक्त प्रदेश है। ठीक है, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए। अब देख लेते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि किस प्रदेश में जो है आपका फल जो है बहुत अच्छे फल होंगे, उम्दा फल होंगे, फसल अच्छी होगी फलों की। भूमध्य सागरीय प्रदेश में, विषुवत रेखा प्रदेश में, टुंड्रा या टाइगा में। तो देखिए, आप जानते हैं कि चाहे वो फल हो या कोई फसल हो, उसके लिए जितनी मात्रा में मृदा की जरूरत होती है, जितनी मात्रा में जल की जरूरत होती है, जितनी मात्रा में सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है, वो उतना ही उपजाऊ होती है मृदा और उतना ही फसल बेहतरीन होता है। ठीक है ना। तो जब टुंड्रा और टाइगा प्रदेश की हम बात करते हैं, तो यहाँ जो है बहुत ही ठंडा प्रदेश है। ये दोनों ये ध्रुवीय क्षेत्रों में है, बहुत ही ठंडा प्रदेश है। तो ये पहले कट गया क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी बहुत ही कम मिलेगी और बर्फीले क्षेत्रों में जो है फसलें जो होती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं। तो भूमध्य सागरीय जो है प्रदेश हो जाएगा, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये जो यहाँ की मृदा है वो फसलों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अब बात कर लेते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश में जो वातावरण है वो किस प्रकार का वातावरण होता है। तो जब शीत ऋतु की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ शीत ऋतु में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती नहीं है। बरसात यूपी में हमारी बात करी जाए तो, अब बात कर लेते हैं जब शीत ऋतु की यहाँ बात होती है भूमध्य सागरीय प्रदेश में, तो यहाँ जो होता है आपका वर्षा हो जाती है। ठीक है, और गर्मी के मौसम में जो है ग्रीष्म ऋतु में, अगर आप कहें किताबी भाषा में, तो वहाँ पे आसमान जो होता है साफ होता है और बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं होती है जब बात होती है भूमध्य सागरीय प्रदेश की। ठीक है, अब सबसे गर्म माह जो होता है उसका वो हो जाता है आपका 10 सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस, सॉरी 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे इसके जो सबसे गर्म अधिकतम से अधिकतम जो माह होगा, तापमान होगा, वो 10 डिग्री सेल्सियस तक से अधिक हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ठंडे मौसम की बात करी जाए तो वहाँ पे जो तापमान होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। लेकिन ठीक है, 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। लेकिन जब -3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है, यहाँ की जो सर्दी होती है, यहाँ का जो तापमान होता है, जब ठंडा मौसम होता है भूमध्य सागरीय प्रदेशों की, तब की बात हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फसल अच्छी उगती हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश, पहला हो जाएगा सही ऑप्शन। दूसरा है सड़क निर्माण से संबंधित परियोजना है। ठीक है, लखनऊ प्लान, इलाहाबाद प्लान, झांसी प्लान, बिजनौर प्लान। तो बात कर ली जाए कि लखनऊ प्लान क्या है, किस प्रकार से है, तो ये जो सड़क निर्माण से संबंधित ये है लखनऊ प्लान। ठीक है, लखनऊ जो शहर है उसको कई प्रदेशों, कई राज्यों और कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जोड़ने के लिए सड़क परियोजना यहाँ पे शुरू करी गई, जिसका नाम रखा गया लखनऊ प्लान। यहाँ पे सड़क से संबंधित सभी जो है प्रॉब्लम्स थी और जो जोड़ने का काम हुआ था वो सड़क के माध्यम से हुआ था, जिसको हम लखनऊ प्लान के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है यह है। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और
उड़ीसा। देखिए क्वेश्चन जो होते हैं बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है जब हम क्वेश्चंस को पूरा नहीं कर पढ़ते और हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन और टॉपिक्स को पूरा अच्छे से कंप्लीट नहीं करते। ठीक है, आप यहाँ पे मध्य प्रदेश लगा देंगे जो कि सही हो सकता है, लेकिन जब परसेंटेज की बात होती है तब वहाँ पे मध्य प्रदेश आपका सही होता है। लेकिन तीसरे का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सघन वनों की सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। और हाँ, वनों प्रतिशतता के आधार पर वनों का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस आप समझ रहे होंगे। आपको समझाना नहीं है कि जो कन्फ्यूजन होते हैं छोटे छोटे वो हमारे कितने नंबर ले जाते हैं। पारीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है, किस नदी पर स्थित है पारीक्षा बांध? बेतवा, केन, रिहंद और राप्ती। तो आपको पता है इन सभी नदियों पे एक एक परियोजनाएं हैं और उन परियोजनाओं से को आप सर्च करिएगा, बुक से ढूंढिएगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लेरिफाई करना है और क्लियर करना है तो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये तो पहला, चौथे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। बेतवा नदी पे पारीक्षा बांध है। ठीक है, ये तो है। अब आपका काम ये है कि आप सभी नदी की जितनी भी नदियां हैं उन पे क्या क्या परियोजनाएं हैं वो आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे रिहंद परियोजना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो आप इसको याद रखिएगा। और रिहंद परियोजना रेणुका नदी पर है, ये तो सभी लोग जानते हैं। यूपी से एमपी के सीमा पर है ये। ठीक है, और यहीं से गोविंद वल्लभ पंत सागर भी संबंधित है। अब केन नदी की बात करी जाए तो ये यमुना की उपनदी है और यमुना खुद ही गंगा नदी की उपनदी है। तो इस तरह से चीज़ों को आप याद रखिए जोड़ के, ताकि चीज़ें आपको याद रहें। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार संविधान कि किस अनुच्छेद के अनुसार किया जा सकता है? अनुच्छेद 70, 71, 73 या 74 में। ठीक है, तो पांचवें का सही आंसर की बात कर ली जाए तो वो आपका हो जाता है, पांचवें का तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है अनुच्छेद 73, आर्टिकल 73। ये तो आपका सही हो जाता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 70 की बात करी जाए तो यहाँ पे जो बात हो जाती है वो हो जाती है कि अचानक से राष्ट्रपति को की जगह पर कार्य करना। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति किसी कारणवश अचानक से राष्ट्रपति को कोई प्रॉब्लम हो गई, उनकी तबीयत नहीं ठीक है या अब वो नहीं रहे, तो उनकी जगह पे कुछ समय के लिए जो उनका कार्यभार संभाल सकता है कोई, इस पे अनुच्छेद 70 पे ये बात रखी गई है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो 74, जैसे आर्टिकल 74 की बात करी जाए तो तीसरा ऑप्शन सही है, इसमें आपने देख लिया पांचवे का। ठीक है ना, जिसमें कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के लिए बात हुई है। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 74 में बात कर ली जाए तो यहाँ पे राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए, सजेशन और हेल्प के लिए जो मंत्रिपरिषद बिठाया गया है उसमें इसकी बात हुई है कि किस प्रकार से हम राष्ट्रपति के लिए कौन नियुक्त हो मंत्रिपरिषद से, जो राष्ट्रपति को अपना सलाह दे सके, जिसे सलाहकार हम कहते हैं। तो यहाँ पे वो बात रखी गई है। ठीक है ना, आगे चलते हैं, अगले टॉपिक पे बात करते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ आरंभ किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों में से कोई एक, दोनों सदनों का संयुक्त सेशन। ठीक है, तो सही ऑप्शन की बात करी जाए तो छठे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। संसद के जो दोनों सदन हैं, ठीक है, उनमें से किसी एक के यहाँ से जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है। अब हम समझते हैं महाभियोग क्या होता है। तो महाभियोग वो चीज़ हो जाती है जब किसी बड़े अधिकारी पर, ठीक है, जब किसी, ध्यान से सुनिएगा, कि जब किसी बड़े अधिकारी पर या प्रशासक पर, जब उसे विधानमंडल के समक्ष से अपराध पर दोषारोपण, जैसे कोई अपराध लग गया उस पर दोषारोपण किया जा रहा है कि ये अपराध आपने किया हुआ है। ठीक है, चाहे वो कोई भी अपराध हो सकता है, चाहे वो जो है आपकी घूस की बात हो सकती है, कहीं काम उन्होंने किसी राज्य में अच्छा नहीं किया तो वो उनका जो है वहाँ पे कोई अगर दोष लगाया जा रहा है तो ये आपका महाभियोग हो जाता है। तो ये दोनों सदनों में से किसी कोई भी एक ये काम कर सकता है अगर राष्ट्रपति अच्छे से कार्यरत नहीं है तो। ठीक है, आगे देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो सही आंसर की बात करी जाए
कि मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप किसके प्रति उत्तरदायी होता है। पूरा मंत्रिपरिषद का जो समूह होता है वो किसके प्रति जो है संचालित किया जाता है, किसके प्रति देख रेख में रहता है। तो 7वें का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। अब बात कर लेते हैं यूपी में जो है, उत्तर प्रदेश में अपनी राज्यसभा और लोकसभा की सीटें कितनी हैं। तो राज्यसभा की सीटों की बात करी जाए तो कुल 31 हैं, और लोकसभा की सीटों की बात करी जाए तो टोटल जो सीट हैं आपकी 80 सीटें हैं। और सदस्यता जो है वो अलग अलग निर्वाचित क्षेत्रों के आधार पर हो जाती है, तो वहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आगे चलते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में जो कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके क्या अनुभव हैं। ठीक है, वो बचपन से या जिस एरिया से वो आ रहे हैं उन्होंने अपने वातावरण से क्या सीखा है, उनको हमें क्यों महत्व देना चाहिए। बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, ये तो पहली बात रही। लेकिन आपको एक स्टूडेंट की तरह एक जो है शिक्षक की तरह सोचना है। किस प्रकार से क्वेश्चन, बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन के भी आंसर नहीं हो सकते हैं, आप समझ रहे हैं पेडागॉजी में। तो इससे बच्चों का आदाई कौशल परामार्जित होता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण अध्ययन को क्यों पर्यावरण से जोड़कर पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो फील करते हैं अपने खुद की होम टाउन की तरह। उन्हें लगता है कि मैं अपने घर में ही सीख रहा हूँ, मुझे स्कूल में सीखना, अगर स्कूल में हम स्कूल के अनुशासन की तरह सिखाएं तो चीज़ें थोड़ी सी टफ हो जाती हैं छोटे बच्चों के लिए, खासकर जब 1 to 5 की बात करते हैं। तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा, चौथा आंसर हो जाएगा, उन्हें बच्चों को उनके अनुभवों से जोड़कर सिखाएंगे तो वो जल्दी सीख लेंगे चीज़ों को। आगे देखते हैं, पर्यावरण शिक्षण कार्य में एक शिक्षक निम्न में से किस प्रकार की भूमिका निभाता है। अभिभावक की, दार्शनिक की, निर्देशक की, यह सभी। तो देखिए 9वें के सही आंसर की बात करी जाए तो अभिभावक, जब बच्चा स्कूल में होता है तो बच्चे की पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है शिक्षक की होती है, टीचर की होती है। दार्शनिक के रूप में भी एक शिक्षक काम करता है, वो बच्चे को कुछ नई चीज़ें सिखाता है, पढ़ाता है, कुछ नई चीज़ें सिखाता है। तो वहाँ पे एक दार्शनिक निर्देश देता है बच्चों को कि क्या गलत है, क्या सही, आपको किस तरह से चीज़ों को याद रखना है, इन्वॉल्व करना है लाइफ में, किस तरह से चीज़ों को लिखना पढ़ना है या समाज में रहना है, ये सब एक शिक्षक सिखाता है। जो ये सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं, भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ठीक है, जो भारतीय जल है, समुद्र के जो तट हैं वो क्यों प्रदूषित हो रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है। तेल का फैल जाना, अच्छा जो कारखाने हैं उनसे निकलने वाले तेल की वजह से, नगर पालिका द्वारा कूड़ा विसर्जन, औद्योगिक बहिस्राव से, या वायु विलय से। तो 10वें के सही आंसर की बात करी जाए तो सबसे सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तीसरा, क्योंकि तीसरे ऑप्शन में सारी चीज़ें आपकी इन्वॉल्व हो जाती हैं, चाहे तेल फैलता है, वायु विलय होता है, या औद्योगिक बहिस्राव से हो जाता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पेडागॉजी में चारों ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है उसे आपको चुनना रहता है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है, बर्लिन में, ओस्लो में, ओसाका में, मैनचेस्टर में। तो ये देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड हो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन सीधे सीधे आपको जो याद रखना है वो आपको याद रखना है कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र जो है ओस्लो में स्थापित किया गया। और आपको पता है कि अम्ल वर्षा क्या है और किस प्रकार से ये जो है इमारतों पर और यहाँ तक कि मानव जीवन पर भी प्रभाव डालती है। ठीक है, आगे देखते हैं। और एक बात और, यदि आप यूपी टेट की पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़े रहिए साथ में, आपको सारे सब्जेक्ट के जो है क्या क्या है टॉपिक, किस प्रकार से चीज़ों को पढ़ना है वो आपको होता रहेगा, मिलता रहेगा। और बहुत ही ज़रूरी है कि आप सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी से कुछ जो चीज़ें कन्फ्यूजन में रहती हैं वो क्लियर हो जाते हैं। मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं, क्या कहते हैं, ह्यूमिक सम्मिश्र, डफ या करकट। ठीक है, मृदा कर्कट हम कहाँ कहते हैं, जब जल की बात आ जाती है। ठीक है, 12वें के सही आंसर की बात करी जाए तो इसको कहते हैं ह्यूमस। ठीक है, करकट हम वहाँ कहते हैं जब जल में जो प्रदूषण होकर एक तरफ इकट्ठा हो जाता है, जो खरपतवार, उसे हम करकट कह देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसे प्राकृतिक प्रदूषण कहते हैं। अच्छा, धुंध को, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, जंगल की आग को, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 13 के जो सही ऑप्शन की बात करी जाए, प्राकृतिक प्रदूषण में जो हो जाएगा वो जंगल की आग हो जाती है। ठीक है ना, ये आपका सही हो जाता है।
वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं, बहुत ही आसान, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला। हरी शैवाल, फर्न, लाइकेन और नीम। तो 14 का सही आंसर आपको बताना नहीं है, आपने कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देख लिया होगा। लाइकेन जो है ये जो है सहजीवी करते हैं कवक और शैवाल के मध्य, ठीक है। अब ये एक दूसरे को जो है नुकसान भी नहीं पहुंचाते। ये कवक और शैवाल के बीच की कड़ी होती है जिन्हें हम लाइकेन कहते हैं, और जहाँ पे वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ पे ये उग जाते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे वायु प्रदूषण ज़्यादा है। एक तालाब परितंत्र में बड़ी मछलियाँ, कछुए, मेढक होते हैं, तो वो क्या है? उत्पादक है, अपघटक है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि उत्पादक क्या होगा? सिर्फ पेड़ पौधे, हरे जो पेड़ पौधे होंगे वो जो हो जाएंगे, जो स्वयं से भोजन बनाते हैं वो जो हो जाएंगे अब उत्पादक हो जाएंगे। अब घटक वो हो जाते हैं जो चीज़ों को मिश्रित करके मृदा में मिला देते हैं, ठीक है ना, जैसे कवक हुआ और बहुत सूक्ष्म जीवी जो होते हैं वो हो जाते हैं अब घटक। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता वो होते हैं जो निर्भर होते हैं उत्पादक पर, जैसे कि आपकी बकरी हुई, ठीक है, इस तरह से। लेकिन मछलियाँ, कछुए और मेढक ये आपके दूसरी श्रेणी के उपभोक्ता हो जाते हैं, क्योंकि जो बड़ी मछलियां हैं वो छोटी मछलियों को खा जाती हैं, जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता माने जाते हैं, क्योंकि छोटी मछलियां जो होती हैं वो मिट्टी खाती हैं। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में मिट्टी और जो है प्राकृतिक चीज़ें जो होती हैं वो उत्पादक में और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में आ जाती हैं, ठीक है। कछुआ जो होता है वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों मिट्टी को खाता है, और मेढक जो होता है वो क्या करता है? छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों खाता है। तो ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता आपके हो जाते हैं। आगे देखते हैं, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है किसके कारण? चमड़ा उद्योग से, कागज उद्योग से, प्लास्टिक उद्योग से, कैंची उद्योग से। अब आप देखेंगे तो आप तीसरा ऑप्शन तुरंत मारेंगे कि प्लास्टिक सबसे ज़्यादा बेकार है, वो तो पूरी तरह से गलती ही नहीं, कभी उसी तरह पड़ी रहती है, तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण उसे। यहाँ पे रासायनिक प्रदूषण की बात हो रही है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण हो जाता है वो चमड़ा उद्योग से रासायनिक प्रदूषण हो जाता है। किस प्रकार से, इस पे बहुत डिटेल में बात करेंगे। जो भी आप जैसे बैग, शूज यूज़ कर रहे होते हैं डेली लाइफ में, वो चमड़े से कहीं न कहीं बना होता है, और उसके बनाने के लिए कितने जल और कितनी रासायनिक चीज़ों का यूज़ किया जाता है, इस पे हम बात करेंगे तो एक आधे घंटे का सेशन हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, ठीक है। मानव के द्वारा जो पर्यावरण प्रदूषण होता है उसे क्या कहते हैं? परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलिन या एन एनलेजेसिक, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन है 17 का वो आपका ह्यूमेलिन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। इसको क्या कहते हैं? मानव द्वारा जो पर्यावरण प्रदूषण होता है उसको ह्यूमेलिन कहते हैं, ह्यूमन के द्वारा या मानव के द्वारा जो प्रदूषण होता है उसे। सिमलीपाली जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है, मेघालय, उड़ीसा, तमिलनाडु, सिक्किम। बहुत ज़्यादा सिमलीपाल क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो देखिए परियोजनाएं भी बहुत ज़्यादा यूपी टेट में पूछी जाती हैं। सीटेट की बात ही अलग होती है, इसमें तो आधा से ज़्यादा पैडागोगी होता है, जिसको हमें समझना, अगर एक बार हमने पैडागोगी समझ ली तो चारों पांचों जो आपके सब्जेक्ट हैं उसमें आप अच्छा कर पाएंगे, है कि नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं यूपी टेट में ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो सिमलीपाल जैव मंडल के आरक्षित क्षेत्र की बात करी जाए तो ये कहाँ स्थित है? तो 18वें का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उड़ीसा में, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, दक्षिणी अमेरिका। तो प्रेरी जो या प्रेरी, कभी कभी प्रेरी भी कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं आपको प्रेरी भी मिलेगा। तो जो 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा वो तो हो जाएगा आपका पहला, यहाँ पे ऑप्शन आ गया है तो याद रखिएगा, अमेरिका या उत्तरी अमेरिका के बाद सिर्फ कहीं कहीं अमेरिका भी दे देता है, तो प्रेरी घास के मैदान यहाँ पे पाए जाते हैं। और बात कर लेते हैं हम कि और कौन कौन से, जैसे अर्जेंटीना में भी पूछ लिया जाता है, तो पंपास घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास घास के मैदान यहाँ हो जाते हैं, ठीक है। अब अमेरिका में आपने प्रेरी देख ही लिया। एशिया में जो हो जाता है आपका, इसको स्टेपी कहते हैं ना। याद रखिएगा, कुछ चीज़ें रटने के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि जब लास्ट टाइम हो जाता है, सिर्फ 2 हफ्ते, 1 हफ्ते रह जाता है एग्ज़ाम में, तो हम कुछ चीज़ों को नया नहीं सीख पाते, बस प्रीवियस ईयर से रट लेते हैं, उससे भी आपका काम हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से बात हो जाती है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया भी है यहाँ पे ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है डाउन सिंड्रोम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये एक बीमारी हो जाती है डाउन सिंड्रोम, बायोलॉजी का एक सेक्शन है। लेकिन यहाँ पे डाउन्स जो है घास के मैदान होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ के जो पार्क होते हैं उन्हें जो है इन्हीं के नाम से लगभग जाना जाता है। ब्लू बेबी नामक रोग होने का प्रमुख कारण है? पारा, सीसा, नाइट्रेट, कैडमियम। तो सबसे सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा
नाइट्रेट की अधिकता के कारण बच्चों में ब्लू बेबी नामक रोग हो जाता है। और ब्लू बेबी रोग किस लिए हो जाता है? बच्चों में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से बच्चे सांस नहीं ले पाते हैं, और सांस नहीं ले पाते हैं तो उनका जो है पूरा शरीर जो हो जाता है वो नीला हो जाता है। इसी की वजह से उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, और ये नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण हो जाता है। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, इसमें कुछ पीपल, बरगद, आम, पाकड़ तो होगा नहीं, देखा है किसने पाकड़, वो जरूर बताए। ठीक है, ये जो है 21 के छोटे बच्चों वाला ही क्वेश्चन हो जाएगा आपका, दूसरा सही आंसर हो जाएगा। इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हटाते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है बहुत ही आसान, दूध उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, अंडा उत्पादन से। ठीक है, तो सही ऑप्शन की बात करें जाए, ऑपरेशन फ्लड जो है दूध उत्पादन से संबंधित है, और दूध डेयरियों के लिए, उनके उद्योगों को बढ़ाने के लिए ये जो है ऑपरेशन फ्लड जो है चलाया गया था। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे, इससे एक अलग प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, जैसे कि होते हैं कि क्रांतियाँ ना पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, जैसे गुलाबी क्रांति किसके लिए किससे संबंधित है, ठीक है, इस तरह से पीली क्रांति लाल क्रांति टमाटर के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बताइए, दुग्ध के लिए कौन सी क्रांति है? याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपका बहुत ही कम सेकेंड लगेगा। आगे चलते हैं, स्वच्छ जल का BOD मान कितने ppm से कम होता है? स्वच्छ जल का जो BOD मान, अब समझ लेते हैं BOD मान क्या है। ठीक है, तो BOD का फुल फॉर्म हम पहले देख लेंगे तो फिर समझ जाएंगे क्या है। बायोकेमिकल, ठीक है, B से बायोकेमिकल आप लिख लीजिएगा, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप और हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसा आप कंफर्टेबल फील करें, जैसा आपको याद हो जाए। बायोकेमिकल, ऑक्सीजन, O से ऑक्सीजन, D से डिमांड। ठीक है, मतलब जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, इसको जांचने के लिए इसका हम यूज करते हैं। और ppm का मतलब है उसका मात्रक क्या है। ठीक है, उसका मापने का जो एरिया होता है, उस तरह से उसको कहा जाता है ppm। और ppm की फुल फॉर्म बात कर ली जाए तो पार्ट्स पर मिलियन हो जाता है, जैसे ये वाला पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, मिलियन की स्पेलिंग आपको आती ही है, मिलियन। ठीक है ना, तो इस तरह से। तो 23 का सही आंसर की बात करी जाए तो पहला हो जाएगा सही आंसर, 5वां। आगे चलते हैं, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है किसमें? साइनिकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या मैमोलॉजी में। ठीक है, या जिनेकोलॉजी में। तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, ये सही हो जाएगा आपका। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बहुत ही आसान, और परियोजनाओं से मैंने कहा क्वेश्चन पूछा जाता है 1992, 94, 96 या 98 में। तो 25 के सही आंसर की बात करी जाए तो पहला ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे पक्षियों का अध्ययन पूछा, तो इसी तरह मधुमक्खियों का अध्ययन पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे जो है आपका कवक का अध्ययन हो जाता है, आपका हृदय संबंधित जो अध्ययन होते हैं, मानव के आंतरिक जो अध्ययन होते हैं, जो है आंतरिक आपके जो सिस्टमैटिक होते हैं, उनके सभी का एक अध्ययन होता है, उसको आप याद रखेंगे, कोई भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, बाघ परियोजना बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। बाघ परियोजना जो है आपका 1973 में इसका शुभारंभ हुआ था। तो ये थे 25 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थोड़ी सी भी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगले आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।